जब देश में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो, नागरिक अशांति हो, तब जो सेना है भारत की जो न्याय व्यवस्था होती है उसे अपने हाथों में लेती है, उसे सेना का कानून कहा जाता है, जिसे मार्शल लॉ के नाम से। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आपको लेकर आए हैं आईपीसी की तीसरी क्लास। इससे पहले हमने आईपीसी की 2 क्लासें बना दी हैं। उसमें हमने बताया था आईपीसी का संक्षिप्त इतिहास और आईपीसी के जो अध्याय हैं उनमें कहाँ से कहाँ तक धाराएं हैं, उसे कैसे याद किया जाए, सारी बातें हमने बता दी। आज हम इसका अध्याय पहला लेकर आए हैं जिसमें 1 से 5 धाराएं हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि आईपीसी की जो लैंग्वेज है हिंदी की वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और याद करने में भी दिक्कत होती है। आईपीसी की सेक्शन से याद नहीं रहते हैं, तो हम आपको बहुत अच्छी तरीके से और कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चलेंगे, जिससे आपके लिए याद करने में और आप कभी भूलोगे नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं इंडियन पिनल कोड 1860, जिसे शॉर्ट में आईपीसी कहते हैं। आईपीसी हिंदी में से भारतीय दंड संहिता कहते हैं, भारतीय दंड संहिता कहते हैं। बात करते हैं इसके प्रारूप की। देखो प्रारूप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्ट, क्या कहते हैं? ड्राफ्ट कहते हैं। ड्राफ्ट प्रारूप होता गया किसी भी कानून का जो रूप, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, क्या इसमें प्रावधान होंगे, वही क्या कहलाता है? प्रारूप कहलाता है। तो पहला जो प्रारूप था वो 1834 में, इसका ड्राफ्ट पहला तैयार हुआ था 1834 में, जिसे फर्स्ट लॉ कमीशन कहते हैं। हिंदी में प्रथम विधि आयोग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रथम विधि आयोग, जो कब आया था? 1834 में आया था। आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा पहली लाइन। दूसरा हमारा टॉपिक ये है कि पहला जो ड्राफ्ट आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे वो थॉमस बेबिंगटन मैकाले थे। कौन थे? थॉमस बेबिंगटन मैकाले थे। थॉमस बेबिंगटन मैकाले थे, जिन्हें लॉर्ड मैकाले के नाम से जाना जाता है, और ये आईपीसी के निर्माता भी जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीसी की निर्माता कौन है तो वो लॉर्ड मैकाले ही हैं। ठीक, आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं जो लास्ट ड्राफ्ट था, अंतिम प्रारूप था, वो आया था 1860 में। इससे पहले जो 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस संग्राम के बाद इस पे ज्यादा गहनता से विचार किया गया था। 1857 की जब क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उसके 1 साल बाद 1858 भारत शासन अधिनियम आया था। उस अधिनियम का जो काम था वो क्या था, पहले आप ये समझिए। 1858 में जो अधिनियम था उसने पहले नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत पर शासन था उसे मुक्त कर दिया था और ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था, मतलब महारानी के हाथ में। ठीक, उसके बाद उससे पहले बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल होने लगे थे, फिर आगे चल के भारत के गवर्नर जनरल होने लगे थे। तो उस समय का सबसे बड़ा जो पद था वो गवर्नर जनरल का था। तो जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया था। तो उसी समय पहले जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, और इन्हें अंतिम गवर्नर जनरल भारत का इन्हें कहा जाता है। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है, और भारत के प्रथम वायसराय भी थे उस समय के। ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। ये प्रथम वायसराय भी थी और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। उसके बाद बात करते हैं ये एप्लीकेबल कब हुआ था, ये लागू अप्लाई कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 को। क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। उस समय जब लागू हुआ था तो इसमें 23 चैप्टर थे और जो सेक्शन थी वो 511 थी। चैप्टर मतलब हिंदी में अध्याय और सेक्शन हिंदी में धारा है। ठीक, उसके बाद उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटेन के जो उपनिवेश देश थे, जैसे म्यांमार था, बर्मा था और मलेशिया था, ये जो देश थे, इन देशों ने भी इसे अपनाया था आईपीसी के लिए। आगे चल के इसका संशोधन होता गया, ठीक है, और पूर्ण रूप से जो लागू हुई थी वो 1 जनवरी 1862 को हुई थी। इस चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर पहला चैप्टर जो है प्रस्तावना या उद्देश्य का, जो धारा 1 से 5 तक है। पहला चैप्टर जो है प्रस्तावना या उद्देश्य का, जिसमें धारा 1 से 5 तक वर्णित है। धारा जो पहली वो क्या कहती है? नाम तथा विस्तार। इसका एक्सपेंशन जो होगा और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? और संपूर्ण भारत, देखो इसका नाम होगा भारतीय दंड संहिता और जिसका विस्तार होगा संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत का इसका विस्तार होगा।
संपूर्ण भारत का मतलब उस समय ये था कि कश्मीर को, जो देसी रियासत थी कश्मीर, कश्मीर को छोड़कर ये पूरे भारत पर लागू होता था। कश्मीर पे उस समय रणवीर पेनल कोड, वहाँ की एक दंड संहिता थी रणवीर पेनल कोड, वो लागू हुआ करती थी। उसके बाद जब धारा 370 आई थी, तो धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में जो हमारी शेड्यूल संविधान की अनुसूची 5 है, अनुसूची जो 5 है, इसमें जो 109 कानून जो वर्णित हैं वो सभी अब कश्मीर पर लागू होने लगे। उसमें सबसे पहले आईपीसी आती है, सीआरपीसी आती है और हिंदू विवाद नियम वो भी आता है। ये सारे अधिनियम अब वहां भी लागू होने लगे। ठीक, उसके बाद ये आपकी धारा 1 क्लियर हो गई। उसके बाद बात करते हैं धारा 2 से 5 तक इसकी अधिकारिता के बारे में, एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसकी अधिकारिता कहां तक होगी। ठीक है, तो सेक्शन 2 देखिए आप। सेक्शन 2 कहती है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड चाहे भारतीय नागरिकों या विदेशी नागरिकों। ठीक है, धारा 2 ये कहती है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों, भारत के भीतर यदि कोई अपराध करते हो तो उनके दंड के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये धारा 2 कहती है। भारत के भीतर क्या है आप ये समझिए, इसको हम आपको समझाते हैं भारत के भीतर क्या है। ठीक है, भारत का भीतर कहाँ तक होगा, भारत का विस्तार कहाँ तक होगा, कहाँ तक आप अपराध करोगे तो दंड होगा, ये हम आपको क्लियर करके भीतर समझते हैं। सेक्शन 2 ये कहती है कि चाहे भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, यदि भारत के भीतर अपराध करता है तो आईपीसी के अंतर्गत वह दंडनीय होगा। तो भारत के भीतर समझिए, देखो किसी भी देश की 2 सीमाएं होती हैं, स्थल सीमा, वायु सीमा और जल सीमा। देखो स्थल सीमा आप जानते हो, आप पॉलिटिकल मैप पर देख लीजिए, भारत की स्थल सीमा पता चल जाएगी। वायु सीमा ऊपर की दिशा, जल सीमा और स्थल सीमा के ऊपर की दिशा वो वायु सीमा होती है उस देश की। और जल सीमा, तो देखो जल सीमा समझिए, जल सीमा क्या है, तो हमने ये मैप बनाया है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो ये जल है। उस समय जब आईपीसी जब एप्लीकेबल हुई थी इंडिया के अंदर, तो उस समय जल में जो सीमा थी 3 नॉटिकल मील थी। कितनी थी? 3 नॉटिकल मील थी। वर्तमान की बात करते तो वर्तमान में जो है 12 नॉटिकल मील है। ठीक है, तो आप ये समझिए, यदि जल के यहाँ तक कोई जहाज, कोई भी किसी भी प्रकार का जहाज पर बैठा अधिकारी कर्मचारी कोई भी अपराध करता है तो भारत के अंतर्गत दंडनीय होगा। दूसरी बात, यदि वायु पे कोई अपराध करता है, जैसे एयरवेज के माध्यम से, एयर वायुयान के माध्यम से कोई भी अपराध भारत में करता है, चाहे वो विदेशी नागरिक हो या भारतीय नागरिक हो, ठीक है, तो वो भी आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय होगा। और स्थल में आपको पता है, जल सीमा की हम बात करते हैं तो आपको पता है ये अरब सागर, यहाँ पर हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ तक जल की सीमा है। ठीक है, इनका निर्धारण कैसे होता था? उस समय तोप से गोले दागे जाते थे, गोले जहां तक गिरता था भाई जल की सीमा निर्धारित होती थी। पहले 3 नॉटिकल मील तक जाती थी, अब जो है टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, आ गई, ये 12 नॉटिकल मील हो गई। तो वर्तमान में जल में जो सीमा है भारत की वो 12 नॉटिकल मील है। अब कोई भी देश अधिकतम जल में 200 नॉटिकल मील से ज्यादा सीमा निर्धारित नहीं कर सकता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, इस चीज को हमने समझा दिया, यहाँ पर लिख दिया कि जल में जो सीमा है 12 नॉटिकल मील है, इसे शॉर्ट में एनएम कहते हैं, और 1 नॉटिकल में 1862 मीटर होते हैं। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने मीटर हुई। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आईपीसी की जो धारा 2 ये भी कहती है कि कुछ लोगों को छूट भी मिलेगी। जैसे समझिए छूट, संविधान का आर्टिकल जो अनुच्छेद 361 है उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज प्रमुख या विदेशी कोई संप्रभु हो, विदेशी संप्रभु, राजदूत या विदेशी सेना, इन लोगों के लिए छूट मिलेगी। यदि कोई भी संप्रभु, विदेशी संप्रभु का मतलब समझो कोई भी विदेश का राष्ट्रपति है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति, अगर वो भारत में आते हैं और उन पर कोई भी अपराध हो जाता तो क्या आईपीसी के अंतर्गत उन पर केस चलेगा? नहीं चलेगा। यदि आप केस चलाओगे तो ऐसी स्थिति में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, तो इन्हें इससे छूट मिलेगी। जो राजदूत होते हैं उन्हें भी छूट मिलेगी, विदेशी सेना है उसे भी छूट मिलेगी। ये आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात आप याद रखें, ये जो आईपीसी का जो भारत के भीतर आ गया, इसमें सेना का क्षेत्र नहीं आता है। वो आईपीसी की जो हमारी सेक्शन 5 है उसमें बताया गया है
कि ये जो है सेना के क्षेत्र पर लागू नहीं होगी, सेना के क्षेत्र पर सेना का खुद का कानून लागू होता है। तो हम आगे चलते हैं, सेक्शन 3 की बात करते हैं। आपका सारा क्लियर करा देंगे। सेक्शन 5 में जो बात कही गई है, जो 4 में कही गई है, सब आपका क्लियर कराते चलेंगे। तो आप इस चीज को समझिए कि भारत के भीतर कहां तक हो गई। यदि जल में, स्थल में कोई भी अपराध करेगा तो आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय होगा, वायु में करेगा तो आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय होगा, और जल में करेगा तो आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय होगा। आपको जल की सीमा हमने बता ही दी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन धारा 3 की। धारा 3 क्या कहती है समझिए। भारत के बाहर यदि कोई भारतीय है, वो भारत के बाहर रह रहा है और वहां उसके साथ कोई भी घटना घटित होती, कोई भी उसके साथ विदेशी नागरिक जहां रह रहा है यदि अपराध करता है, तो उस स्थिति में ये कहती है कि तो आईपीसी के अंतर्गत केस चलेगा। धारा 3 कहती है, देखो समझिए, यदि पीड़ित भारतीय हो और वहां कोई कानून ना हो तो आईपीसी के अंतर्गत केस चलेगा। स्पष्टीकरण से समझिए आप। एक भारतीय है जो युगांडा में रह रहा है और बी जो है युगांडा का नागरिक है। ये भारतीय जो नागरिक है इसकी लूट कर लेता है। क्या कर लेता है? लूट कर लेता है। अब ये लूट कर लेता है, लूट होने के बाद ये पुलिस प्रशासन के पास जाता है, कहता है कि मेरी लूट हो गई। तो वहां के जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो कहते हैं हमारे देश में लूट कोई भी क्राइम नहीं है, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में इस भारतीय के लिए हमारी भारतीय विधि के अनुसार शरण दी जाएगी और जो युगांडा का नागरिक है इसे जो दंड होगा वो दंड दिया जाएगा, इस पर केस चलाया जाएगा। आप ये धारा ये क्लियर हो गई। उसके बाद धारा 4 की बात करते हैं। देखो धारा 4 क्या कहती है, भारत के बाहर। अब कोई भारतीय अगर भारत के बाहर अपराध करता है, यदि कोई भी भारतीय है भारत के बाहर अपराध करता है तब भी वो आईपीसी के अंतर्गत आएगा। तीसरी धारा में यह है कि अगर कोई भारतीय है जो भारत के बाहर है, यदि उस पर अपराध होता है, उसके ऊपर अपराध होता है, तब भी वो आईपीसी के अंतर्गत आएगा। तो देखो ये समझिए, यदि अपराधी भारतीय हो तब आईपीसी के दायरे में आ सकता है। जैसे पहला नंबर पॉइंट हमारा ये है कि किसी जहाज या वायुयान जो भारत में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है और दूसरे देश या समुद्र में अपराध करता है तो वह आईपीसी के अंतर्गत विचारणीय होगा। कोई भी यान है, चाहे वायुयान हो या जहाज है, उस पर बैठा कर्मचारी यदि अपराध करता है और चाहे वह जहाज भारत में हो या भारत के बाहर हो, ठीक है, तो वह आईपीसी के अंतर्गत दंडित होगा यदि उसने अपराध किया है। स्पष्टीकरण से समझिए, ये ए है जो भारतीय नागरिक है और बी है जो युगांडा का नागरिक है। ये भारतीय नागरिक जो है इस समय युगांडा में है और इसने एक युगांडा के नागरिक की हत्या कर दी गई है। इसने युगांडा के नागरिक की हत्या कर दी है। तो इस स्थिति में यदि ये भारतीय भारत आ जाता है तो ये सोचे कि हम भारत में चले जा रहे हैं कत्ल करके कि हमें सजा ना मिलेगी, मगर ऐसा नहीं होता। ये जो भारतीय नागरिक है इस पर आईपीसी के अंतर्गत ही केस चलेगा और इस पर पूरा कत्ल लगेगा। इसकी धारा जो 302 है वो इस पर पूरी धारा लगेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 5 क्या कहते हैं। ये तो समझिए, सेना विधि जो है लागू द्वारा क्षेत्रों पर, जहां सेना का क्षेत्र है उस पर जो है आईपीसी लागू नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बता रहे हैं। ये सेक्शन 5 हमारी कहती है जो सेना का क्षेत्र है वहां पर सेना का खुद का कानून लागू होगा, ना कि आईपीसी, ठीक है। जो सेना का कानून लागू होता है उसे मार्शल लॉ कहते हैं। तो सेना का कानून लागू कब होता है? जब देश में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो, नागरिक अशांति हो, तब जो सेना है भारत की जो न्यायिक व्यवस्था होती है उसे अपने हाथों में लेती है, उसे सेना का कानून कहा जाता है, जिसे मार्शल लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद एक चीज हम आपको और बताते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो अपराध के जो आवश्यक 4 तत्व हैं, अपराध कब माना जाएगा, तो आप इस चीज को समझिए। पहला मानव है। अब जैसे अपराध करने वाला मानव हो या अपराध मानव पर हो रहा हो। अब जैसे कहो आपको बिल्ली ने काट लिया तो आप वो अपराध नहीं कह सकते हो, आप बिल्ली पर एफआईआर नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो नेसेसरी मानव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात है आपराधिक मनस्थिति। आपकी इंटेंशन हो, कोई अपराध करने आप जा रहे हो, आपका इरादा होना चाहिए, ठीक है, जिसे दुराशय कहते हैं, ठीक है। दूसरा ये आवश्यक तत्व। तीसरा तत्व आपराधिक कृत। आपकी मन स्थिति तो है ही, साथ में आपने कृत्य भी किया हो, अटेम्प्ट किया हो किसी चीज को, जैसे किसी के पे लाठी चलाई हो, कोई फायर की हो, कुछ किया भी हो, तब अपराध माना जाएगा। मन स्थिति से भी अपराध नहीं माना जाएगा जब आप कृत्य करते हो। उसके बाद चौथा जब होगा जब आपराधिक कृत्य जो आपने किया उसके द्वारा मानव की या समाज में किसी प्रकार की अगर क्षति होती है
तब वह अपराध माना जाएगा। ठीक है, आपके ये क्लियर हो गए। 4 ये प्रमुख तत्व होते तभी अपराध माना जाता है। पहला मानव होना जरूरी है, दूसरा होना चाहिए आपकी इंटेंशन होना चाहिए अपराध करने की, और दूसरा आप तीसरा ये कि आपने कृत्य किया हो। ठीक है, चौथा आप उसके द्वारा कोई नुकसान हो, या मानव की क्षति हो या समाज की किसी प्रकार की क्षति हो। तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।